प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार श्री अमृतलाल नागर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है राजा, रानी और संतान। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। करीब करीब रोज ही ऐसा होता है कि मैं रात को 8-9 बजे अपने बिस्तर पर आराम से लेटकर पढ़ता हूँ और मेरे चिरंजीव आकर उसमें बाधा डालते हुए मुझसे कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। अक्सर मैं इस बात पर गौर करता हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। बेबी की उम्र इस समय केवल 4 वर्ष की है। बड़ा होने पर यदि वह इस प्रकार का आग्रह करेगा, तब तो मैं निश्चय पूर्वक ही यह कह सकूंगा कि वह अपने परम पूज्य पिता के कहानीकार होने की विशेषता से परिचित है। लेकिन इस समय तो ऐसा सोचना भी शायद उसके लिए संभव नहीं। कहानी सुनाने के लिए वह मुझसे ही आग्रह करता हो, वह भी नहीं। उसका यह पेशा है। कभी दादी की रसोई घर में घुसकर उनकी पीठ पर लद लद कर कहानी सुनाने की जिद करता है, अथवा कभी अंधी परदादी के हाथ पर पड़ी हुई झुर्रियों को मिटाने की चेष्टा करते हुए उनसे कहानी सुनाने का हठ करता है। बहरहाल कोई न कोई उसे कहानी सुना ही देता है। एक राजा था, एक रानी थी, लेकिन उनके कोई संतान न थी। राजा, रानी अथवा संतान की विशेषता को कुछ न कुछ समझता हुआ भी बेबी गंभीरतापूर्वक सिर हिलाकर कहता है, कहानी मंथर गति से आगे बढ़ जाती है। कभी कभी कहानी सुनाते सुनाते मेरी दादी ऊँघने लग जाती है। तब वह एक क्षण तक उनकी फूटी आंखों की तरफ गौर से देखने के बाद उनका हाथ हिलाकर कहता है, हाँ अम्मा जी। और अम्मा जी एकाएक जाग कर कहने लग जाती है, एक राजा था, एक रानी थी और बेबी जैसे ऊब उठता। यह तो उसे भी मालूम हो चुका था कि एक राजा था और एक रानी थी, पर वह उसके बाद की कथा जानना चाहता था। मेरी दादी अपने छोटे से श्रोता को कहानी सुनाते समय शायद बहुत समझदार ख्याल कर लेती थी। वह बतलाती हैं, राजा बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उसे सारा राजपाट सौंपते हुए कहा कि मैं किसी जंगल में जाकर तप करूंगा। राजा राजपाट और रानी को छोड़कर चले गए। आगे था एक घना जंगल, बड़े बड़े शेर, चीते और भालू, और बेबी बीच ही में उन्हें टोक कर हाथ का घेरा बनाता है। और बड़े बड़े बंदर, इतने इतने बड़े। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी को अपनी कथा में उसी समय हिंदी पत्र के संपादकों की तरह क्षमा याचना के साथ भूल सुधार करनी पड़ती है। बेबी पूछता है, पहले बंदर क्यों नहीं बताया था? यहाँ यह बता देना बहुत आवश्यक है कि बेबी को बंदरों से बड़ा प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथानुसार बिनु भय होत न प्रीत के आधार पर ही उसे बंदरों से प्रेम हो गया। कहानी फिर आरंभ होती है। भालू थे, शेर थे, बंदर थे। बेबी गंभीर मुद्रा के साथ कहता, अम्मा जी छरत बंदर हैं। बाबूजी कहते हैं छरत बड़ा बंदर है। अम्मा जी कहती हैं, नहीं, शरत बड़ा राजा बेटा है। नहीं, बाबूजी कहते हैं छरत बंदर है। अम्मा जी छरत हमें मारता है, उसे कहानी मत सुनाइएगा, और मोटर भी नहीं और फकफक भी नहीं। इसी बीच में यदि कभी मैं अथवा मेरे दोनों भाई संयोगवश कवि सम्मेलन में जाने वाले बेबुलाए तुक्कड़ों की तरह वहां पहुंच गए तो बेबी को नागवार खातिर होने लगता है। वैसे तो चाहे वह हम लोगों के आ जाने का बुरा ना माने, परंतु हमारी टीका टिप्पणियाँ उसे अक्सर खटक जाती है, और खासकर उस समय तो बहुत, जबकि वह अपनी अम्मा जी को बताता है कि बाबूजी शरत को बंदर कहते हैं, और खुद बाबूजी कह देते हैं शरत बड़ा राजा बेटा है। अम्मा जी, मैं शरत को बम्बई ले जाऊंगा, और शिमला भी और कलकत्ते भी। बेबी अनखना कर शिकायत करता है, देखो अम्मा जी, बाबूजी कहते हैं कि शरत को बम्बई ले जाएंगे। अम्मा जी कहती, तो ले जाने दो शरत को, शरत तुम्हारा मुन्ना सा भाई है ना।
एक क्षण तक मौन रहकर बेबी मानो शरद के बड़े भाई होने के गौरव की महत्ता का अनुभव करता है। अम्मा जी तब कहानी कहना भूलकर शाम के भोजन के लिए कौन कौन सी तरकारियां बने इस पर सलाह करने लगती हैं। भूली बात याद आने पर जैसे कोई चौंक उठता है, बेबी भी ऐसे ही मौक़ों पर अम्मा जी का हाथ हिलाकर कहता, अम्मा जी कहानी। अम्मा जी सब बातें भूलकर कहानी तीसरी बार कहना शुरू करती हैं। एक राजा था, उसके 7 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम कौवा हंकनी था। राजा अपनी छोटी रानी को बहुत चाहता था। एक बार राजा जहाज पर सामान लाद कर बाहर चला। बेबी को फिर जैसे कुछ याद आ जाता। वह पूछता, अम्मा उनके संतान नहीं थी? पोपले मुंह से हंसते हुए अम्मा जी अपने छोटे श्रोता को उत्तर देती हैं, अरे हाँ रे, यह तो मैं भूल ही गई थी। अम्मा जी के इस भूल जाने और हंस देने पर बेबी को इतनी प्रसन्नता होती है जितनी कि शायद हिसाब का पर्चा खराब हो जाने पर भी हाई स्कूल की परीक्षा में अपने को पास हुआ देखकर मुझे न हुई थी। वह झटपट पलंग से कूदकर उछलता और हंसता हुआ रसोई घर में जाकर अपनी दादी से कहता है, भाभी अम्मा जी भूल गई थी, लाजा के संतान नहीं थी। बेबी की दादी भी जैसे अपनी सास की हार और पोते की जीत से बड़ी प्रसन्न हो उठती और उसका मुंह चूमते हुए हंसकर कहती, अरे बेबी जीत गया, वाह भाई वाह, बेबी ने तो अम्मा जी को हरा दिया। अपनी इस जीत पर बेबी तालियां बजाता हुआ घर में दौड़ता फिरता है। घर भर में हर एक को यह खुशखबरी सुनाता है। कहानी सुनाने का आग्रह वह मुझसे भी करता है। मैं अपने को पढ़ा लिखा और समझदार समझता हूँ और ख़ासकर जब से मेरी 4-5 किताबें छप चुकी हैं तब से तो मैं अपने को दुनिया की 3 हिस्सा बुद्धि में आधे का हकदार मानकर हर एक जूनियर लेखक को चेखव और डॉस्टोयेव्स्की से लेकर चार्ल्स डिकेंस और मार्क ट्वेन तक का पूरा साहित्य पढ़ जाने की हिदायत देता रहता हूँ। अक्सर वे लोग जब मुझसे उनकी रचनाओं के नाम पूछते हैं तब जरा दिक्कत मालूम होती है, फिर भी 4-5 किताबों के नाम गिना जाने के बाद यह कह देने से इतनी अधिक किताबें अब मैं पढ़ चुका हूँ कि अब तो नाम भी याद नहीं रहते, धाक जमी रहती है। इस तरह औरों पर तो मैं अच्छी तरह रोब गांठ लेता हूँ, परंतु बेबी से वश नहीं चलता। न उसे टॉल्स्टॉय और तुर्गनेव से ही मतलब है और न ही रवि ठाकुर या निराला की रचनाओं ही से। निराला जी से तो उसकी खासी दोस्ती भी है। बाल उसके भी बड़े बड़े हैं। अक्सर तौलिया से लेकर माँ की मैली धोती तक लपेटकर मेरे सामने आकर हंसकर कहता है, बाबूजी देखिए मैं निराला जी बन गया। फिर कमरे में टहल टहल कर जब गाता है, घंटा घर की 4 घड़ी, जब वह घंटा बजता था थका मुसाफिर जगता था। तब मुझे ऐसा लगता है कि बेबी 16 बरस की उम्र में ही कहीं जूही की कली के सुप्त सौंदर्य का पारखी न बन बैठे, परंतु अभी तो गद्य की ओर ही उसका झुकाव मालूम होता है और गद्य भी 20वीं सदी का, अलंकार उपमा विहीन, सीधी सादी भाषा में बीबी फातिमा से लेकर शेर लोमड़ी तक की कहानियाँ उसे पसंद आती है। जब वह मुझसे कहानी सुनाने का आग्रह करता है तब मैं ऐसी कहानियाँ गढ़ने की कोशिश करता हूँ जिससे मनोरंजन के साथ साथ कुछ शिक्षा भी मिलती चले। कहानी शुरू होती है, एक राजा था, एक रानी थी, उनके पास एक कैट थी। यहाँ पर एक क्षण के लिए रुककर मैं उससे प्यार के साथ पूछता हूँ, बेबी कैट माने? बेबी बतलाता है, CAT, कैट माने बिल्ली। हॉर्स से लेकर मंकी और डंकी तक के हिज्जे और माने बतलाते बतलाते वह ऊब सा उठता है। इसके पहले कि मैं राजा रानी को एलिफेंट माने हाथी पर सवार कराऊं, वह अपना पेटेंट प्रश्न कर बैठता है, बाबूजी उनके कोई संतान नहीं थी? तब मुझे एक संतान भी पैदा करनी पड़ती है। कहानी फिर यूं शुरू हुई, एक राजा था, एक रानी थी, उनके एक संतान भी थी। बेबी एकाएक पूछ बैठता है, बाबूजी हमको कलकत्ते ले चलिएगा। उस समय कहानी के द्वारा मैं उसे कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ, परंतु वह कलकत्ता, बम्बई और शिमला की बातें करने लगता है। मैं उससे कहता हूँ, अच्छा मुझे एप्पल माने बता दो तो मैं तुम्हें कलकत्ते ले चलूँ। वह झटपट बतलाता है,
APPLE, एपिल, एपिल माने सेब। बाबूजी, छोटी मुन्नी को भी कलकत्ते ले चलिएगा ना। छोटी मुन्नी से उसकी गहरी दोस्ती है। छोटी मुन्नी के बाप से मेरी भी गहरी दोस्ती है। और इतना ही नहीं, बेबी और छोटी मुन्नी की माताएं भी, सुना है, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर हंस हंस कर प्रेम से अपने पति देवों की बुराइयों का विवेचन करती हैं। बहरहाल यहाँ पर यह सब कहने का उद्देश्य यही है कि अकेले बेबी और छोटी मुन्नी में ही नहीं, बल्कि दोनों के खानदानों में यह मैत्री संबंध लगभग 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। बेबी फिर कहता है, बाबूजी, छोटी मुन्नी जरूर जरूर कलकत्ते जाएगी। मैं उसे आगे की कहानी सुनाकर 100 तक की गिनती गिनवाना चाहता हूँ, परंतु जैसे वह उसके आगे और कुछ सुनना पसंद नहीं करता। राजा रानी और संतान के आगे अगर संतान की संतान भी पैदा हो जाए तो उसे कोई आपत्ति न होगी, परंतु उसके बाद संतान से 100 तक की गिनती गिनवाने पर उसे छोटी मुन्नी के साथ कलकत्ता भ्रमण की भी सूझने लगती है। एक दिन जब मैं दिन में किसी काम से अकस्मात ही जनान खाने में गया तो देखा बेबी छोटी मुन्नी से कह रहा है, हम लाजा, तुम लानी और छलत छंतान। इसके बाद वह रेलगाड़ी में चाबी भर भर कर कलकत्ते जाने की तैयारी कर रहा था। तभी शरत ने मुझे देख लिया और बाँ बाँ करता हुआ घुटनों के बल मेरे पास दौड़ आया। राजा और रानी भी मुझे देखकर हंसते हुए आकर मेरी पीठ पर लद गए और कहानी सुनाने की जिद शुरू कर दी। अक्सर ऐसे मौक़ों पर तीनों बच्चों से घिरा हुआ मैं कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, एक रानी थी। तब मुझे कहानी की आड़ में शिक्षा देने की भी नहीं सूझती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।